नमस्कार, दोपहर 12 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए नव नियुक्त युवाओं को लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र किए वितरित। कहा, सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर में बूथ अध्यक्षों की बैठक में होंगे शामिल। वहां एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। सोशल मीडिया पर कुछ अखबारों की खबरों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि देश भर के फर्जी पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर होगी। पीआईबी फैक्ट चेक में यह दावा पाया गया है फर्जी। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कुश्ती के खिलाड़ियों की ओर से लगाए गए आरोपों पर कहा है कि आरोप गंभीर हैं और भारतीय कुश्ती संघ से 72 घंटों में मांगा गया है जवाब। और अब खबरें विस्तार से। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए नव नियुक्त युवाओं को लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने नव नियुक्त कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि निरंतर हो रहे रोजगार में अब हमारी सरकार की पहचान बन गई है और हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके दिखाती है। मैं सभी युवाओं और उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये आयोजन सिर्फ सफल उम्मीदवारों में ही नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों में आशा की नई किरण का संचार करेगा। आने वाले दिनों में लाखों और परिवारों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति मिलने वाली है। केंद्र सरकार के साथ ही एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में भी लगातार रोजगार मेले का सिलसिला चल रहा है, आयोजन किया जा रहा है। कल ही असम सरकार ने रोजगार मेले का आयोजन किया था। मुझे बताया गया है कि आने वाले कुछ ही समय में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड जैसे अनेक राज्यों में रोजगार मेले होने वाले हैं। निरंतर हो रहे ये रोजगार मेले अब हमारी सरकार की पहचान बन गए हैं। ये दिखाता है कि किस तरह हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके दिखाती है। तो वहीं रोजगार मेले के तहत आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा युवाओं की चर्चा की है, युवाओं के नेतृत्व में विकास पर जोर दिया है, युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए काम किया है। जहां पीएम मोदी ने 10 लाख नौकरियां देने का जो वादा किया था, आज के रोजगार मेले में ये दिखा दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। पहले रोजगार मेले में 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था, दूसरे में 71,000 कर्मयोगियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। जो युवा आज रोजगार पा रहे हैं और देश में कम से कम 25 वर्ष तक अपनी प्रतिभा से आगे ले जाएंगे। 22 नवंबर 2022 को दूसरा रोजगार मेला, जिसमें नियुक्ति पत्र जारी करने के साथ साथ एक और पहल की गई। आपने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ लॉन्च किया, जो अपने में एक अपने किस्म का पहला एक ऐसा कदम था। आज इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र जारी करने के अतिरिक्त मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का उपयोग करने वाले कुछ एक युवाओं से भी आपका वार्तालाप रहेगा, जिन्होंने इस माध्यम से
अपनी सरकारी नौकरी में ग्रहण करने वाली नई जिम्मेवारी के लिए अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित करने का प्रयास किया है। ये वो युवा हैं जो आज से 25 वर्ष आने वाले समय में भरपूर ऊर्जा और क्षमता के साथ अपने आप को देश को समर्पित कर पाएंगे और आज से 25 साल बाद सन 2047 के शताब्दी भारत के निर्माता कहलाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जनपद वाराणसी भ्रमण के दौरान सिकरोल शेल्टर हाउस का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जरूरतमंदों को भोजन और कंबल वितरित किए, जहां मुख्यमंत्री ने शेल्टर हाउस में रह रहे लोगों से वहां की व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। जहां शेल्टर हाउस में आश्रय लिए लोगों ने वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं पर संतोष जताया है। जहां मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शेल्टर हाउस में शौचालय एवं साफ सफाई की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए। ठंड को देखते हुए कोई भी व्यक्ति खुले आसमान में ना सोने पाए, ऐसे सभी लोगों के शेल्टर हाउस में सोने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तथा श्री काल भैरव मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन किया। जहां मुख्यमंत्री आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ गाजीपुर को प्रस्थान करेंगे। भाजपा अध्यक्ष आज गाजीपुर में बूथ अध्यक्षों की बैठक में भाग लेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। समर्पयामि जले चेतले करणं प्रसपये देवा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल शाम वाराणसी पहुंचे। विशेष विमान से वाराणसी पहुंचने पर जेपी नड्डा का स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा पदाधिकारियों ने किया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश के सह प्रभारी सुनील ओझा भी मौजूद रहे। बाबतपुर से सर्किट हाउस तक जगह जगह भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जहां साल 2024 में लोकसभा चुनावों तक अध्यक्ष पद का कार्यकाल बढ़ने के बाद उनकी राज्य की ये पहली यात्रा है। तो इस सोशल मीडिया पर कुछ अखबारों की खबरों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा है कि देश भर के फर्जी पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर होगी। जहां पीआईबी फैक्ट चेक में यह दावा फर्जी पाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कुश्ती के खिलाड़ियों की ओर से लगाए गए आरोपों पर कहा है कि आरोप गंभीर है और भारतीय कुश्ती संघ से 72 घंटों में जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही खिलाड़ियों से मुलाकात भी करेंगे। ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है और इसके अलावा जो कैंप लगना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है प्रभावी रूप से। और हम सदा खिलाड़ियों से पहले भी मिलते रहे और आज भी मेरा प्रयास है कि मैं वापस जाकर खिलाड़ियों से मिलूंगा ताकि उनकी बात को सुन भी सके और जो उचित कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और समाचारों का रुख करेंगे। It's another 6. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आकांक्षी जिलों की बजट यात्रा का पहला पड़ाव है हमारा सोनभद्र जिला। बजट बढ़ता है, नई नई योजनाएं आती हैं जनपद की अकॉर्डिंग, तो निश्चित रूप से उस पर काम हुआ। आकांक्षी जनपद के कारण मिलने वाले सारी सुविधाएं हैं, ये हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है।
खबरों की दौड़ में छूट जाती हैं कई खबरें, जो होती है बड़ी खबर। अब होगा हर बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण, सिर्फ बिग न्यूज बिग एनालिसिस में। नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं संतोष चौधरी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। दीपक कुमार साल 1990 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। इनके साथ ही संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक भगवती सिंह इस फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य निर्वाचित किए गए हैं। इस फेडरेशन का कार्य स्कूलों में खेल सुविधाओं को बढ़ाना एवं विस्तारित करना है तथा उनके लिए आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना है। साथ ही स्कूली खेल के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करना है। ये चुनाव 17 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पूर्व निर्वाचन उपायुक्त उमेश सिन्हा की देखरेख में हुआ, जिसकी नियुक्ति केंद्रीय खेल मंत्रालय ने की थी। इनके निर्वाचन पर केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए यूपी भारत का ग्रोथ इंजन बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लक्ष्य से भी अधिक निवेश हो रहा है। सिर्फ विदेशों से ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से निवेश, प्रदेश के अलग अलग जिलों से निवेश, यानी अभी पूरा फोकस इस बात पर है कि अधिक से अधिक निवेश हो। इसीलिए अलग अलग सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग, एरोस्पेस, आईटी सेक्टर और हेल्थ, सोलर जैसे कि एमएसएमई हर क्षेत्र में निवेश हो रहा है। इसी को लेकर देखिए एक रिपोर्ट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उम्मीद है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर डोज साबित होगा। विदेश नहीं, देश में भी बम्पर निवेश हो रहा है। देश की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देना चाहती। निवेश से बढ़ेगा प्रदेश। निवेश के लिए हैदराबाद में रोड शो हुआ। हैदराबाद के रोड शो से 19 कंपनियों ने 24,209 करोड़ का निवेश किया। अलग अलग जगह पर रोड शो और 1-to-1 बिजनेस मीटिंग्स हो रही हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग सेक्टर से रोजगार में काफी संभावनाएं उभर कर सामने आएंगी। निवेश से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 2 लाख करोड़ से अधिक का निवेश मिला है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 को भी इस निवेश से बढ़ावा मिलेगा। 2027 तक 22 गीगावाट की हरित ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने में भी सहयोग मिलेगा। निवेश से प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिश लगातार की जाएगी। सकल घरेलू उत्पादन को 4 गुना बढ़ाना है तो उद्योग, खनन और कृषि क्षेत्र पर भी फोकस करना होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कृषि प्रसंस्करण उद्योग सहित सभी क्षेत्रों में मूल्यवर्धन होना जरूरी है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब औद्योगिक निवेश होगा। जब यूपी का विकास होगा तो राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। अगर जिलों में निवेश की बात करें तो गाजियाबाद मिला। मेरठ की बात करें तो मेरठ से 4,775 करोड़ का निवेश मिला। कानपुर देहात से भी 4,229 करोड़ का निवेश हुआ। निवेश लक्ष्य से कई गुना ज्यादा हो रहा है, इसीलिए प्रदेश की जनता की उम्मीदें भी बढ़ गई है। निवेश का फायदा उन्हें भी रोजगार के रूप में, गांव के विकास के रूप में, अच्छे स्कूल के रूप में और स्थानीय स्तर पर उद्योग के रूप में मिले, ताकि प्रदेश में आर्थिक तरक्की हर गांव-गांव तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। सुदृढ़ और मजबूत कानून व्यवस्था, बेहतर औद्योगिक नीति और निवेश का बेहतर माहौल निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित कर रहा है। अब निवेशक स्वयं उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं और निवेश का प्रस्ताव रख रहे हैं। जहां यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के तैयारियों के बीच देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों के में एक हिंदुजा ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में करीब 1000 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए गुरुवार को हिंदुजा ग्रुप, अशोक लीलैंड और इंडस इंड बैंक के अधिकारियों ने औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी से मुलाकात कर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। प्लांट के लिए भूमि उपलब्ध कराने के साथ ही अन्य सेवाओं के लिए सहयोग मांगा गया है, जिसके लिए मंत्री नंदी ने हर संभव सहयोग का भरोसा भी जताया है।
तो वहीं रायबरेली जिले में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जहां इन्वेस्टर समिट का आयोजन उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में किया गया। शासन द्वारा रायबरेली जनपद को 750 करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य दिया था, जिसे जिला प्रशासन ने पार करते हुए 1200 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल किया है। इन्वेस्टर समिट का आयोजन फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज सभागार में किया गया, जहां इन्वेस्टर समिट में आए हुए उद्यमियों में जिले और प्रदेश में सकारात्मक माहौल की वजह से काफी उत्साहित रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार अपने किए गए वादों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश की योगी सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। रायबरेली के लिए शासन द्वारा 750 करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य दिया गया था। यहां के अधिकारियों ने इस लक्ष्य को पार करते हुए 1200 करोड़ रुपए हासिल किया है, जो कि सराहनीय है। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे रायबरेली के प्रशासन को कि लगभग 750 करोड़ रुपए के उद्यम रायबरेली की भूमि पर स्थापित किए जाएं, जिसके क्रम में रायबरेली के प्रशासन ने मेहनत करके लगभग 1200 करोड़ के आसपास निवेश का खाका तैयार किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि रायबरेली प्रशासन हमारी सरकार के सपनों के अनुसार, अपेक्षाओं के अनुसार खरे उतर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश को उद्योगों का प्रदेश बनाने की दिशा में शाहजहांपुर भी कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शाहजहांपुर से 1895 करोड़ से निवेश कर उद्योग लगाए जाएंगे। यहां के 77 उद्यमियों ने निवेश पर अपनी सहमति व्यक्त की है। विकास भवन सभागार में हुई इन्वेस्टर मीट में उद्योग विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, हैंडलूम एवं वस्त्र उद्योग विभाग, नेडा समेत तो बैंकों के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। जहां जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में तमाम उद्योग लगाने के लिए उद्यमी आगे आए हैं। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ ही रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ेंगी। ये जिला प्रशासन के सहयोग से प्रदेश स्तर के सभी उद्यमी यहाँ भाग लिए बड़े बड़े, जिसमें लगभग 1894 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसका डिटेल अभी हम लोगों ने बताया है। तो तमाम बैंक से लेकर सभी विभाग यहाँ उपस्थित थे। उनके जो उनसे एनओसीज मिलनी है, क्लियरेंस होना, उस पर चर्चा हुई है। और इस पर भी चर्चा हुई कि हर तीसरे चौथे दिन हम लोग और सीडीओ साहब बैठ के उसको क्लियरेंस इनका कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कराएं और जिले का जो औद्योगिक परिदृश्य बदला जा सके। आगे भी फूड प्रोसेसिंग के लिए ही एक उद्योग की योजना दी है, 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का उसमें योजना बनाई है। तो उसी के लिए एमओयू साइन किया है। तो आगे इसी तरह के यहाँ लोगों ने 50-50 करोड़ तक के उद्योग लगाने की योजना शाहजहांपुर में बनाई है। यहाँ पर बिजली, पानी, सुरक्षा सभी कुछ उपलब्ध है। गंगा एक्सप्रेस हाईवे बनने वाला है, नेशनल हाईवे यहाँ से है, मेन लाइन की रेलवे रोड लाइन है, बगल में लखनऊ एयरपोर्ट के लिए इधर बरेली है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर लोग काफ़ी अट्रैक्टिव हो रहे हैं और मेरा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं प्रदेश के हर जिले में जा रहा हूँ, तो जो भी अच्छे लोग आना चाहते हैं उनको मैं फैसिलिटेट करने की कोशिश करूँगा, ताकि शाहजहांपुर में अधिक से अधिक उद्योग। तो वहीं मेरठ के सरधना में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद विजय पाल सिंह तोमर ने कहा कि परीक्षा के भय को दूर करने के लिए पीएम मोदी ने विशेष कार्यक्रम एग्जाम वॉरियर्स परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि अपने काम को काम कम मत मानो। वे आत्मविश्वास जगाने की बात किया करते थे, दूसरों से नहीं बल्कि खुद से प्रतिस्पर्धा करें। यही बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। इसी सोच के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोर्ड एग्जाम में बच्चे तनाव न लें। इसी परिप्रेक्ष्य में लगातार 6ठे वर्ष परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम 27 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। तो परीक्षार्थी परीक्षा के समय क्या ध्यान रखना चाहिए? 7 मंत्र परीक्षार्थियों के लिए और 28 मंत्र अभिभावकों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, जो उनके द्वारा लिखित इस किताब के अंदर है एग्जाम वॉरियर्स। तो एग्जाम वॉरियर्स का आज ये कंपटीशन प्रतिस्पर्धा हुई और इन बच्चों ने, करीब 500 से अधिक बच्चों ने यहाँ हिस्सा लिया है सरधना में।
जिसमें से जो बच्चे 5 बच्चे प्रतिस्पर्धा में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आए हैं उनको सम्मानित किया गया और शेष बच्चे 25 बच्चों को सम्मानित किया गया और सबको प्रमाण पत्र देने का काम किया गया है। मुजफ्फरनगर जनपद के नन्हेड़ा गांव में स्थित गन्ना क्रय केंद्र पर घटतोली का मामला प्रकाश में आया है, जिसके चलते गन्ना आयुक्त के आदेश पर भोपा थाने में उत्तम शुगर मिल खाईखेड़ी के मालिक राजकुमार अधलखा, अध्यासी विकास ठाकुर, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर प्रदाता कंपनी के शरद जोहरी और तौल लिपिक पृथ्वी सिंह सहित 8 लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जनपद के खांडसारी निरीक्षक मनोज पाठक द्वारा बुधवार को भोपा थाने में लिखित तहरीर देकर 8 लोगों पर यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। जानकारी के मुताबिक शुगर मिल अपने तोल कांटों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रदाता कंपनी के साथ मिलीभगत कर किसानों के गन्ना तोल में घटतोली कर रही थी, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा था। जहां मामले में मुजफ्फरनगर के गन्ना अधिकारी आर.डी. द्विवेदी ने फोन पर मिली घटतोली की शिकायत पर गन्ना क्रय केंद्र नन्हेड़ा प्रथम का निरीक्षण किया था, जिसमें घटतोली पाए जाने पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। थाना भोपा पर खांडसारी निरीक्षक द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें उत्तम शुगर मिल के मालिक समेत 8 लोगों के विरुद्ध इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अभियोग पंजीकृत करने की एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि गन्ने की खरीद में घटतौली की जा रही है। उस एप्लीकेशन के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विस्तृत विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे तो उनके आधार पर जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के पर्यटन भवन में प्रदेश के मंत्री एमएसएमई मंत्री राकेश सचान सिल्क एक्सपो एवं पंडित दीनदयाल रेशम उत्पादकता पुरस्कार कार्यक्रम के आयोजन में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने सिल्क ट्रेडर्स द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया, जहां आयोजन में बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल, नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश के 40 रेशम वस्त्र उत्पादकों और बुनकरों के द्वारा अपने उत्पाद का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर रेशम उत्पादकता पुरस्कारों का भी वितरण किया गया, जहां पुरस्कृत लाभार्थियों को बधाई देते हुए एमएसएमई मंत्री ने कहा कि प्रदेश में रेशम उद्योग के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेशम उत्पादन के साथ साथ रेशम उत्पादकों की आय दुगनी किए जाने के लिए काम किया जा रहा है। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन 10, 11, 12 चल रहा है, उसमें हमारे प्रदेश के सभी लोग लगे, सभी माननीय विधायक, सांसद, सभी मंत्री और पूरी सरकार। देश में और विदेश में भी लोग गए, देश में भी प्रमुख शहरों, तो देश विदेश के सभी उद्यमी हमारे लखनऊ आने वाले हैं, जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होने की पूरी संभावना है और जिसके एमयू वगैरह हो चुके हैं। और पूरी जो लक्ष्य था सरकार का कि 10 लाख करोड़ का हम लक्ष्य रखें, हमें ऐसा महसूस होता है कि कहीं हम इस लक्ष्य से ऊपर 2 गुना इसको पार कर। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों में भीषण ठंड से कुछ राहत मिली है। कुछ राज्यों में कल से शीतलहर में कुछ कमी आई है। हालांकि अभी भी मौसम लगातार करवट ले रहा है। जहां सुबह और शाम में लोगों को ठंड परेशान करती है, तो वहीं दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत भी महसूस हो रही है। वहीं पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कल हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई, जहां मौसम विभाग के अनुसार एक और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आज रात उत्तर पश्चिम भारत में आने की संभावना है। इससे मैदानी इलाकों के प्रभावित होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 20 से 22 जनवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं राजधानी लखनऊ में भी सर्दी का सितम धीरे धीरे कम हो रहा है। मकर संक्रांति के बाद मौसम बदलाव से राहत मिली है। राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया जा रहा है।
तीर्थराज प्रयाग माघ मेले में चल रहे 3 दिवसीय प्रथम राष्ट्रीय लोक संगीत नृत्य महोत्सव में लोक संगीत, बिरहा, आल्हा, संस्कार गीत, हरियाणवी नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, भजन, यहाँ की संस्कृति धरोहर झलक दिखाई दी, जिसका समापन हो गया है। जहां उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की परिधि घोष की हरियाणवी नृत्य, गणपति डांस और छत्तीसगढ़ की मीरा वैष्णव, अंशिका चौहान, शाहरुख खान के भजन ने दर्शकों का मन मोह लिया। इसके अलावा प्रिया शांति का कथक सोलो, CAA रहमान की गजल ने सभी का मन मोह लिया। महोत्सव कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर रमा सिंह ने परंपरा आज विलुप्त होती जा रही है, जिसे पुनः अपनी विरासत को बनाए रखने के लिए संगम तट पर ये कार्यक्रम किया गया है, जिससे यहां पर दूर दराज से आए श्रद्धालु को कलाकार अपने प्रतिभा को दिखाया है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास जारी रहेगा, जिससे पुराने सभ्यता खोने ना पाए और युवाओं को इससे जोड़कर आगे बढ़ाना है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव चलो मन गंगा यमुना तीर के आयोजन में आस्था के भाव में डूबा पूरा संगम दुधिया रोशनी से नहाया है। हर कोई इस पुण्य के सागर में डुबकी लगाना चाह रहा है। सांस्कृतिक उत्सव चलो मन गंगा यमुना तीर के आयोजन में लोक नृत्य, भजन, संध्या के लिए दूर दूर से कलाकार आते हैं और इस मंच पर अपनी प्रस्तुति करके मेले में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भक्तिमय कर देते हैं। वहीं मौनी अमावस्या के स्नान से पहले भक्तों और संतों का संगम तट पर आना शुरू भी हो गया है, जो शाम को संस्कृति केंद्र के इस पंडाल में भजन सुनने और लोक नृत्यों को देखने यहां पहुंच रहे हैं। भजन गायकों ने अपने सुरों के ताल से पूरे सांस्कृतिक पंडाल को भक्तिमय कर दिया है। और अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए नव नियुक्त युवाओं को लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र किए वितरित। कहा, सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा गाजीपुर में बूथ अध्यक्षों की बैठक में होंगे शामिल। वहां एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। सोशल मीडिया पर कुछ अखबारों की खबरों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि देश भर के फर्जी पत्रकारों के खिलाफ FIR होगी। PIB फैक्ट चेक में यह दावा पाया गया है फर्जी। संघ से 72 घंटों में मांगा गया है जवाब। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।